आज की कक्षा में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और वह है भाग 3 में मूल अधिकारों वाली जो बात है। प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, मूल अधिकार वाला जो चैप्टर है हमारे संविधान, वो वहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। और कारण उसका ये है कि जो प्रशासन से संबद्ध लोग हैं, उनका मूल उद्देश्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। तभी हम लोकतांत्रिक जो शासन पद्धति भारत की है उसको हम सुरक्षित रख पाएंगे और तभी हम डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव या समावेशी बना पाएंगे। ऐसी स्थिति में न केवल लोगों के लिए बल्कि शासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और पूरे राज्य की एजेंसियों को भी अधिकारों की समझ का होना अनिवार्य है। यही कारण है कि लगातार इससे प्रश्न पूछे जाते रहे। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें एक फ्रेज है अधिकार संबंधी मुद्दे, राइट्स इश्यूज, जो जाहिर है मूल अधिकारों से जुड़ता है और भी अधिकारों से जुड़ेगा। तो अधिकार संबंधी मुद्दे, उस फ्रेज को देखें अगर, तो वहां से स्पष्ट रूप से चूंकि लिखा हुआ है इसलिए प्रश्न बनना बहुत स्वाभाविक है। अगर मुख्य परीक्षा की बात करेंगे तो समय समय पर जैसे जैसे उच्चतम न्यायालय नए अधिकारों की व्याख्या करता है वैसे वैसे वो उसका महत्व बढ़ता जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल अगर देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता पर या वाक स्वतंत्रता पर उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय आए कि हम संविधान में उल्लिखित आधारों के अलावा अन्य आधारों पर उसको सीमित नहीं कर सकते, ऐसी जितनी भी बातें नई उभर कर आती हैं सामने, उनको भी हमें अपने अध्ययन में शामिल करने की ज़रूरत होती है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ देने की ज़रूरत होती है। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि दिस चैप्टर इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो एंड फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, दोनों चीज़ों की। अगर इसकी समझ है तो हम संविधान को समझने में हमारे लिए बहुत आसानी होती है और परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो कुछ बातें हम लोग पहले सामान्य करेंगे अधिकारों से संबंधित, उसके बाद फिर भाग 3 पर आएंगे ताकि आपका जो अधिकार संबंधी मुद्दे वाला जो एरिया है प्रीलिम्स का वो भी कवर हो जाए। एक मैं यहां पर फ्रेज लिख रहा हूं, इसमें हमें पहले यह समझना है कि अधिकार होता क्या है, उसके बाद अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कौन सी, उसकी बात करेंगे। पहले यह देखना है कहा जाएगा कि अधिकार एक प्रकार का दावा है, क्लेम है, जो हम उसके विरुद्ध करते हैं जो हमें या तो अधिकार देता है या जो हमारे अधिकारों को नियमित करता है, रेगुलेट करता है। उसके विरुद्ध हम एक दावा करते हैं कि हमारे इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसलिए आप हमें न्याय यह दीजिए कि हमारे अधिकार संरक्षित हों। यहां पर दो बातें ध्यान में रखनी है कि हमारी तरफ से वह एक दावा है और उधर जिसके विरुद्ध हम दावा कर रहे हैं वह या तो अधिकार देने वाला होगा या अधिकारों का नियमन करने वाला होगा। अगर मान लिया राज्य ने अधिकार दिया है तो हम राज्य के विरुद्ध दावा करेंगे। अगर हमें अधिकार संविधान ने दिया है या कानून ने दिया है और नियमन करने की शक्ति उसने राज्य को दे दी है, तो जो नियमन करेगा उसके विरुद्ध हम दावा कर सकते हैं। तो या तो अधिकार देने वाले के विरुद्ध या उनका नियमन करने वाले के विरुद्ध किए गए दावे को हम व्यक्ति का अधिकार कहते हैं।
की एक परिभाषा लिख लें हम लोग कि अधिकार एक दावा है, आगे बढ़ा लीजिए, कि अधिकार एक दावा है जो अधिकार प्रदान करने वाले या अधिकारों का नियमन करने वाले के विरुद्ध किया जाता है। अधिकारों का नियमन किए जाने वाले के विरुद्ध किया जाता है। राइट। अब इसमें समझना है कि अधिकार कितने तरह के होते हैं। एक सिद्धांत लिख रहा हूं मैं यहां, अधिकारों का 3 पीढ़ी सिद्धांत। जनरेशन थ्योरी ऑफ राइट किस चीज पर है यह? पीढ़ियां कैसे निर्धारित की हैं हम? कहा जाएगा स्रोत या प्रकृति के आधार पर पीढ़ियों का निर्धारण। अब पहली पीढ़ी है प्रकृति से प्राप्त होने वाले अधिकार। उदाहरण हो गया मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स। दूसरी पीढ़ी है संविधान या विधि या राज्य द्वारा दिए गए अधिकार। उदाहरण है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, जैसे भारत में संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 के अधिकार जो है वह सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। और तीसरा है सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से प्राप्त। उदाहरण हो गया स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि। ये 3 पीढ़ी हो गई अधिकारों की। तो सबसे पहली जो पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन राइट्स आर नेचुरल राइट्स, जिनको हम मानव अधिकार कहते हैं। दूसरी पीढ़ी में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो या तो संविधान से मिलेंगे या सरकार से, राज्य से मिलेगा या कानून से मिलेगा। और कुछ अधिकार ऐसे होंगे जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से उभर कर आते हैं सामने। ऑब्वियसली उनकी पहचान राज्य ही करेगा, लेकिन उनका जो मूल स्रोत है वो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, टीकाकरण, रोजगार, आजीविका। ये सब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार
कहे जा सकते हैं और इनको राजनीतिक अधिकार कहा जाएगा, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, और इनको मानव अधिकार कहेंगे। इस तरीके से हम अधिकारों की 3 पीढ़ियों की पहचान कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अधिकार एक दावा है, तो जो इनको देगा, जैसे प्रकृति तो देती है, तो प्रकृति के विरुद्ध तो दावा कर नहीं सकते, तो जो उसका नियमन करेगा उसके विरुद्ध दावा करेंगे। यहाँ भी जो उसका दे रहा है या जो नियमन कर रहा है उसका, यहाँ भी जो दे रहा है और जो नियमन कर रहा है उसका, उसके विरुद्ध हम जो दावा करेंगे वही हमारे अधिकार है। दिस इज व्हाट राइट इज। अब इसके बाद देखें कि अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इसी को दूसरा नाम देते हैं अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत एवं अनुमोदित। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको स्वीकार किया है। अब इसको यह समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो अधिकार पत्र है उसकी जो बुनियाद है, जो नींव है, वह नींव हमें दिखती है इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा में 1215 ईस्वी। मैग्ना कार्टा कैसा दस्तावेज था कि जब ब्रिटिश क्राउन के विरुद्ध किंग जॉन के विरुद्ध जब उपद्रव हो रहे थे, उन उपद्रवियों के साथ एक शांति संधि की ब्रिटिश सम्राट ने, और उस शांति संधि में यह कहा गया कि उपद्रवी अगर उपद्रव शांत कर देते हैं तो राज्य उनके अधिकारों की रक्षा करेगा और उनको जो सुविधाएं देनी है वो देगा। इस आधार पर उन्होंने एक संधि की, शांति संधि, और उसको नाम रखा गया उसका मैग्ना कार्टा, जो 1215 में हुआ। 1215 के बाद 1297 में मैग्ना कार्टा को इंग्लिश शासन ने उसको विधि का दर्जा दे दिया, तो वह एक कानूनी रूप हो गया उसका। और चूंकि उसमें ऐसी बात लिखी गई थी कि जो उपद्रवी है, जो व्यक्ति है, जो प्रजा है, उसके जो अधिकार हैं, जो उसको प्रकृति से मिले हैं, उन अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। तो प्रकृति से जो प्राप्त अधिकार हैं, तो अभी हमने लिखा है कि वो मानव अधिकार हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि मानव अधिकारों का जो पहला दस्तावेज है, या अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली के तहत जो पहला मुख्य दस्तावेज है, वो इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा है, जो शांति संधि के रूप में बनाया गया था 1215 में, लेकिन 1297 से उसको विधि का दर्जा प्राप्त है, और वही अधिकार पत्र या अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र की नींव के रूप में या आधारशिला के रूप में कार्य करता है। तो लिखिए, पहला वाक्य इसमें लिखा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली की आधारशिला, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली की आधारशिला इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा 1215 के रूप में मान्य है। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा 1215 के रूप में मान्य है। यह वस्तुतः एक शांति संधि थी, यह वस्तुतः एक शांति संधि थी जिसमें यह कहा गया था कि शासक द्वारा
या सम्राट द्वारा, शासक द्वारा व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। 1297 में 1297 में मैग्ना कार्टा को विधिक दर्जा प्रदान किया गया। मैग्ना कार्टा को विधिक दर्जा प्रदान किया गया। चूंकि मानवाधिकार या चूंकि प्रकृति प्रदत्त अधिकार, चूंकि प्रकृति प्रदत्त अधिकार मानव अधिकार होते हैं, अतः अधिकारों की इस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त अधिकार मानव अधिकार होते हैं, अतः अधिकारों की इस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मैग्ना कार्टा को मानवाधिकारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज भी, मानवाधिकारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज भी कहा जाता है। इसके उपरांत इंग्लैंड में अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स 1689, इंग्लैंड में अधिकार पत्र या बिल ऑफ राइट्स 1689 और अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स 1789 से, अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स 1789 से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली को और सुदृढ़ बनाया गया, और सुदृढ़ बनाया गया। इसी पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र को स्वीकृति दी थी। 1948 में अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र को स्वीकृति दी थी। इसी स्वीकृति के बाद विश्व स्तर पर विकास के अधिकार आधारित दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया। राइट्स बेस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट, विकास के अधिकार आधारित दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया। राइट। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों के
सार्वभौमिक घोषणा पत्र का अनुमोदन किया गया। इसलिए मनाते हैं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का अनुमोदन किया गया। कुल 30 अनुच्छेदों वाले इस घोषणा पत्र में, देयर आर 30 आर्टिकल्स, कुल 30 अनुच्छेदों वाले इस घोषणा पत्र में मानव अधिकारों की जानकारी देने के साथ साथ मानव अधिकारों की जानकारी देने के साथ साथ उनके महत्व का भी उल्लेख किया गया है। उनके महत्व का भी उल्लेख किया गया है। जैसे इसमें सारी बातें हैं, समानता का अधिकार भी है, जीवन का अधिकार भी है, सारी बातें हैं, स्वतंत्रता भी है, किसी के विरुद्ध क्रूर दंड नहीं दे सकते, ऐसी सारी बातें उसके अंदर लिखी गई। महत्व का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन यह घोषणा पत्र सदस्य राष्ट्रों पर वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। यह घोषणा पत्र सदस्य राष्ट्रों पर वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है और इसकी प्रकृति परामर्शी है। ये सुझाव देता है, इसके माध्यम से हम एक तरीके से दिशा निर्देश है यह कि जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र हैं वो इन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर अपने अपने राष्ट्र में मानवाधिकारों की रक्षा के प्रयास करेंगे। राइट, तो इनकी प्रकृति परामर्शी है। इन प्रावधानों को व्यावहारिक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दो प्रतिज्ञा पत्रों का भी अनुमोदन किया गया है। दो प्रतिज्ञा पत्रों का भी अनुमोदन किया गया है। पहला हो गया इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र 1966 और जो 1976 से प्रभावी है। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र 1966 या भी 1976 से प्रभावी है। तो शॉर्ट में लिखते हैं ICCR, है ना। आई यह हो गया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन
इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट हो गया ICESC हो गया। ये 2 प्रतिज्ञा पत्र हैं जिनके द्वारा हम UDHR को या मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को प्रभावी बनाते हैं विश्व स्तर पर, और ये दोनों वैधानिक रूप से बाध्य संधियां हैं। नाम ही कहा गया है प्रतिज्ञा पत्र, तो वैधानिक रूप से बाध्य हैं और ये परामर्शी है। इससे दिशा निर्देश मिलता है और दोनों प्रतिज्ञा पत्रों के माध्यम से हम बाध्यकारिता रखते हैं सदस्य राष्ट्रों पर, ताकि यदि कोई सदस्य राष्ट्र मानवाधिकारों की रक्षा कर पाने में सफल नहीं हो रहा तो उसको एक तो निर्देश दिया जाएगा, और अगर उसने ऐसे प्रतिज्ञा पत्र के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है किसी राष्ट्र में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसके विरुद्ध प्रतिबंध आरोपित कर सकता है, क्योंकि ये वैधानिक रूप से बाध्य संधि है।